हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2023 स्ट्रेटजी की 10 मंथ्स की स्ट्रेटजी की। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियोस बनाई हैं इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी जो है 10 मंथ्स की है, अभी जो 15 अगस्त से लेके 27 मई तक। एग्जाम है आपका 28 मई को, अगले साल प्रीलिम्स का, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि बीच में मैंने थोड़ा मेंटरशिप के बारे में बता रखा है, तो वीडियो ध्यान से देख लेना एंड स्किप करके देखोगे। देखो, जो वीडियो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि यार एक साल की स्ट्रेटेजी होती है। यूपीएससी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने देखा कि आपने सिर्फ पीपीटी देखी फॉरवर्ड करके, ठीक है, 2 मिनट में आप वीडियो तो देख लोगे, लेकिन उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मिस आउट कर दोगे, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पीडीएफ तो वैसे भी मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट पीडीएफ देखने से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ें मैं आपको बोलूंगा वो एक्सपीरियंस है और वही चीज़ आपका मैटर करेगा, ठीक है। चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, मैंने बेसिकली प्रिपरेशन को एज ऑलवेज मैं फेजेस में डिवाइड करता हूं क्योंकि सिर्फ आप एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। आपको एक जो महीने हैं, मतलब 10 महीने, उनको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इनको 5 फेजेस में डिवाइड किया है, आगे डिस्कस करेंगे। दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन मेक चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करो, मुझे भी मत ब्लाइंडली फॉलो करो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कहता हूं कि सामने जो चीज़ दी गई है उसको ध्यान से न्यूट्रल माइंड के साथ देखो। अगर पसंद आती है उसको अपने शेड्यूल में ऐड करो। आपका कोई शेड्यूल नहीं है तो उसको एक ढांचा लेके अपनी चीज़ें ऐड करो। फिक्स नहीं है, यस इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप इसे थोड़ा अपने मतलब 90% भी अगर फॉलो करो और थोड़ा चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने जिसमें जो डेडलाइन सेट कर रखी है कि आपको इस महीने तक कंप्लीट करना है तो आप सोचो कि मैं 2 महीने ऊपर नीचे, वैसा चेंज नहीं। चेंज का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा डेज ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो चेंजेस आप कर सकते हो। लेकिन एक जो मैक्रो प्लान है, मैंने सिर्फ मेंशन कर रखा है कि किस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 महीना कम टाइम होता है, ऑलरेडी आप लोगों के पास 2-3 महीने कम है, तो यहाँ पर गड़बड़ी मत करना। 1-2 महीने अगर आपने और गड़बड़ कर दिए तो ये लगा लो कि थोड़ा सा कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आजकल कंपटीशन तगड़ा हो रहा है और ऊपर से हम अगर मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करते रहेंगे, इट विल बी लीथल। दूसरा है हेल्पफुल टू एवरीवन, चाहे आप एक बिगनर हो एडवांस्ड हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप देखो आपको कहाँ पर हेल्प मिल जाती है। बिगनर्स के लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्या है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको हेल्प होगी। मैक्रो प्लान है, ठीक है। मेंटरशिप के बारे में मैंने थोड़ा बीच में बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूछते रहते हो इसलिए मैंने इसलिए ऐड किया है। देखो होता क्या है कि जैसे कि इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। कल रात तो मेरा व्हाट्सएप भी बैन हो गया था, इतने सारों को मैं बल्क में रिप्लाई कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला है फेज 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, फेज 1 है अगस्त, यानी कि अभी 15 अगस्त से ये जो पूरा महीना है, सबसे पहला काम आपका है। देखो एक और चीज मैं बोलूंगा कि बहुत से एस्पिरेंट, जैसे आप में से बहुतों ने मेरी पहली वाली स्ट्रेटजी देखी होगी, यानी 13 मंथ्स वाली स्ट्रेटजी, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन करी थी। अगर आपने एग्जाम पैटर्न ये सारी चीजें कर ली हैं तो आप सीधे जो फेज 2nd और 3rd वाला है, 1st 2nd फेज को फिर इग्नोर कर सकते हो, सीधे आप फेज 3rd से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो अब ध्यान रखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न मुश्किल से 1-2 घंटे का काम है। पूरा आपको समझना है कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, क्वालिफाइंग कौन सा होता है, हर पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने हालांकि वीडियो बना रखा है, बट फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। दूसरा है सिलेबस मेमोराइज। देखो सिलेबस याद करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप एक सिलेबस को एक बार गो थ्रू करोगे भी बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। अगर सिलेबस आपको याद है, न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, मंथली मैगजीन में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, वहाँ पे क्या पढ़ना है, किसको ज़्यादा फोकस करना है, किसको छोड़ सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिलेबस आपको पता है। तो याद कर लो सिलेबस, फायदे में रहोगे, वरना फिर भटकते रहोगे कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हो क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता है बहुतों को कि भाई सिलेबस में है ही क्या। तैयारी स्टार्ट हो गई, 4-5 महीने हो गए, सिलेबस में ही नहीं पता कि ये जो की पॉइंट्स है ये सिलेबस में है भी कि नहीं है। तो न्यूज़पेपर में कैसे फिगर आउट कर पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो प्लीज मेमोराइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है पीवाईक्यू का ओवरव्यू। देखो ओवरव्यू अलग होता है और एनालिसिस अलग होता है, ठीक है ना। एनालिसिस का मतलब होता है किसी एक चीज को डीपली इन्वेस्टिगेट करना। ओवरव्यू का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखना। अभी आप एक बिगनर हो, आपको नहीं ज्यादा आइडिया कि यार कैसे पेपर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये जो क्वेश्चन आ रखा है कि सब्जेक्ट से है। अभी बस आपको एक ओवरव्यू लेना है, बस ये देखना है कि यूपीएससी का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, उसके ऑप्शंस कैसे रखे हैं उन्होंने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रखता है यूपीएससी, जीएस 1 में कैसे रखे हैं, 2 में कैसे रखे हैं, समझना है एग्जाम को। आपको ये यूपीएससी का जो लेवल होता है उसको अंडरस्टैंड करना है कि भाई यूपीएससी का लेवल क्या है, तब जाके हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। हल्के में मत लेना चीज़ों को। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि मुश्किल से आपके पास टाइम कम है तो 7 दिन सफिशिएंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 महीना पूरा इन्हीं चीज़ पे दे रहे हो, वो टाइम गया। आपके पास जब 15-16 महीने थे तब आप इन चीज़ों को आराम से 1-1.5 महीना दे सकते थे। जो 2024 में दे रहे हैं उनके पास तो बहुत टाइम है, लेकिन जिसने 10 महीने बाद अगले साल जिसने एग्जाम देना है तो यू हैव वेरी लेस टाइम, ठीक है। ये 3 करने के बाद फाइनलाइज योर ऑप्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी महीने आपका ऑप्शनल फाइनलाइज हो जाना चाहिए। इसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है कि कैसे फाइनलाइज करना है। क्लियर कट सा है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको पढ़ने में मजा आता है। अगर कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जो आपके ऑप्शनल लिस्ट से मैच करता है, गो फॉर इट। अदरवाइज जो आपको कंफर्टेबल लगता है, गो फॉर इट। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, मटेरियल, गाइडेंस, ये सारी चीज़ें की फैक्टर्स होते हैं। फाइनलाइज कर दो इस महीने। फिक्स योर स्टडी मटेरियल एंड प्लान। देखो अभी होता क्या है, हमारी तैयारी चलती रहती है, रिसोर्सेज फाइनलाइज नहीं हुए। अभी हम सोचते हैं कि चलो जीएस 1 पढ़ूंगा तो जीएस 1 को चलो मैंने रिसोर्सेज फाइनलाइज कर दिए, 3 महीने बाद फिर जीएस 2 पढ़ूंगा तो चलो जीएस 2 के रिसोर्सेज फाइनलाइज करूंगा। ऐसा नहीं होता है। पूरे जो भी आपकी जो बुक लिस्ट है 1, 2, 3 जीएस मतलब सारे मेंस और प्रीलिम्स का, करंट अफेयर्स, सब आपका फाइनलाइज होना चाहिए कि मैं करंट अफेयर यहाँ से पढ़ूंगा और जीएस में यहाँ से पढ़ूंगा एंड दैट इज इट, प्रैक्टिस यहाँ से करूंगा। बाद में बीच में अगर ये सब सोचते रहोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मुश्किल से 7-8 घंटे पढ़ोगे, 2-3 घंटे सर्च ही करते रहोगे यूट्यूब पे और खुद की पढ़ाई होगी नहीं, ठीक है ना। ऐसी गलती मत करना। इसी महीने फिक्स कर दो कि मेरे रिसोर्सेज क्या है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, दैट इज इट। सच बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कर लेंगे यार, कोई वो थोड़ी है। जब आप नवंबर-दिसंबर में जाओगे आपको तब इन पॉइंट्स की अहमियत पता चलेगी और इनफैक्ट आने वाले टाइम में पता चलेगा ही चलेगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुन लो इस चीज़ों को। दूसरी बात है कि सिलेबस को, ठीक है, एंड लास्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यू प्रिंट आउट करा के, बुकलेट वाले नहीं, जो बुक होती है लास्ट इतने ईयर्स के, वो अपनी जगह है, लेकिन प्रॉपर यूपीएससी का जो पेपर होता है उसकी अलग बात होती है, ठीक है। वो 5 साल के प्रीलिम्स के और मेंस के आपके टेबल पे एट अ टाइम होने चाहिए, क्योंकि कभी भी पढ़ते वक्त आपको दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन आएगी, तो दे विल बी योर बेस्ट गाइड, दे विल बी प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यार समझ नहीं यार क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं। पीवाईक्यू खोलो, सिलेबस को देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था फेज 1। इसके बाद बात करते हैं फेज 2 की। देखिए अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स है, मैंने इसलिए ब्लैंक रखा है। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज कौन कौन सी है, बट फिर ये है कि चलो पहले ये देख लेते हैं। फेज 2 है सितंबर, यानी कि पूरा सितंबर का मंथ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज ओनली। न्यूज़पेपर तो आपको डे 1 से स्टार्ट कर देना है, बट आई हैव मेंशन्ड इट कि न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना है। बट इस फेज में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पे आपने फोकस करना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। बहुत से वेट करते हैं कि जब जीएस की तैयारी करूंगा या फिर जब आंसर राइटिंग करूंगा या 2-3 महीने बाद, ऐसा मत करो। अभी स्टार्टिंग के टाइम आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी। मटेरियल आप बहुत सारा पढ़ लोगे, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जीएस पढ़ने लगोगे, वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास टाइम कम होगा और इस चक्कर में ऑप्शनल छूट जाता है, जो कि डिसाइडर है, मतलब ऑप्शनल ही डिसाइडर है कि आपकी रैंक कहाँ पर आएगी। और इसी को हम निगलेक्ट कर देते हैं। फिर याद आता है मार्च में कि यार ऑप्शनल भी पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स के बाद फिर ऑप्शनल तैयार करोगे। 5 बार रिवाइज करना है ऑप्शनल कम से कम, और यहाँ प्रीलिम्स से मतलब मेन से पहले ऑप्शनल ही नहीं कंप्लीट हुआ तो आप खुद
अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड करोगे, ठीक है। ऑप्शनल के बारे में भी बताऊंगा अगले फेज में। अभी आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज पे फोकस करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द लग्जरी टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि ईच एंड एवरी एनसीईआरटी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट सो कंपल्सरी ऑल्सो, बट द थिंग इज कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली तब सिक्स से पढ़ना पड़ता है, बट अगेन यू डोंट हैव दैट लग्जरी और नीड भी नहीं है फॉर नाउ। पॉलिटिकली 11th क्लास की जो 2 बुक्स आती हैं आपकी पॉलिटिकल थ्योरी एंड एक होती है आई थिंक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 2 बुक्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमी में 9th 10th छोड़ो, 12th को छोड़ो, 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक किताब है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6th क्लास, उसके बाद 12th क्लास की है, ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में एंड एक आध मेंस में, दैट्स इट, ठीक है। बट 11th क्लास की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, फंडामेंटल्स। अब देखो हिस्ट्री की मैं अगर बात करता हूं तो आई वुड से हिस्ट्री के लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर नाउ। ऑब्वियसली अगर आपका हिस्ट्री में कोई भी बेस नहीं है तो मैं कहूँगा जो 6 to 8 है न्यू एनसीईआरटीज, 6 to 8 जो न्यू एनसीईआरटीज है, इनको एक बार लाइट रीडिंग कर दो। इसके नोट्स भी मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, तो नोट्स से एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि भाई हिस्ट्री में हुआ क्या था, ठीक है। दैट्स इट। ओल्ड एनसीईआरटीज पता आपको, जैसे RS शर्मा हो गया, सतीश चंद्र हो गया, बिपिन चंद्र हो गया, ये सब। कल्चर के लिए हमारी 11th क्लास की आती है, ठीक है ना, एंड इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स पार्ट 1। बायोलॉजी के लिए 12th क्लास की होती है लास्ट 4 चैप्टर्स, दैट्स इट। तो ये सारी एनसीईआरटीज हैं जो आपको 1 महीने में करनी है। अब आप सोच सकते हैं कि तो बहुत ज़्यादा है, भाई देखो यूपीएससी का लेवल ही इतना है कि आपको अपनी एफर्ट्स को ज़्यादा करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क ज़्यादा करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट एंड देयर आर नो एक्सक्यूजेज। ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जो आपने पिछले फेज में फाइनलाइज किया था। नाउ इट इज़ टाइम कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है दिसंबर तक। जैसे जैन फेब में आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फेज पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा वीडियो को। अगला फेज आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस फेज में आपकी स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा। इस फेज पे आप थोड़े से PYQs को अच्छे से समझोगे, इसी फेज में आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली, तभी आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। इसी फेज पे आप मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे और इसी फेज पे आप अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट करोगे। एक एक करके ब्रेक करता हूं। यहां पे आपको स्टार्ट करना है रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अगर आपने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था सिलेबस को और PYQ को एनालाइज करो, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 4 बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी होते हैं और मेंस में भी होते हैं, हालांकि ये भी होता है। तो सबसे पहले उनको हमें टारगेट करना है जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट पे मैंने रखा है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, हो सकता है आपकी डिफरेंट हो। उसके बाद है एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक एंड सोसाइटी। अगेन दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट आफ्टर फर्स्ट 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, DM, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, मेंस में आते हैं मोस्टली, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे GS में आउट ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि आई हैव सीन बहुत से एस्पिरेंट मुझे मैसेज करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में टेंशन हो रही है, क्या पढ़े, साइंस में टेंशन हो रही है, क्या पढ़े, मैथ्स में टेंशन। अरे भाई जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपका एग्जाम निकलेगा पहले उन पे तो फोकस करो, बल्क वाली चीजें तो कवर करो जहां से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपका एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करो ना, ज्यादा क्यों इधर उधर सोचते हो, 1 स्टेप एट अ टाइम लो एंड एक चीज को कंप्लीट करो, देन मूव ऑन। दूसरा होता है कंप्लीट योर ऑप्शनल। अब आपने जैसे पिछले फेज यानी सेकंड फेज में ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट किया था, डेडलाइन है फरवरी। अगर आप सच में चाहते हो कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने का अच्छा खासा मौका मिले, प्रैक्टिस करने का मौका मिले और अपने जो पेंडिंग टारगेट्स उनको कवर करने का मौका मिले, तो आपको डेडलाइन है फरवरी तक अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना ही करना है। वैसे तो मेरे हिसाब से
दिसंबर तक तो हो जाना चाहिए ऑप्शनल कंप्लीट, क्योंकि जितने जल्दी ऑप्शनल कंप्लीट होगा आप उतना ज़्यादा उसको रिवाइज कर सकते हो, उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल इज़ नॉट दैट ईजी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो 350 के करीब मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 500। अगर ऑप्शनल में आपने ढिलाई दे दी, सच बता रहा हूँ 150 नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं आउट ऑफ 500। यकीन ना हो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, ठीक है। 200 नंबर में रैंक 1 से लिस्ट से बाहर आसानी से आ भी सकते हो और बाहर हो भी सकते हो। डू नॉट टेक दिस थिंग लाइटली। 500 नंबर हैं यार दाव पे लगे हुए, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करो फरवरी में। स्टार्ट गिविंग मॉक्स वीकली बेसिस पे। अब देखो मॉक्स का और आंसर राइटिंग का मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा कैसे कैसे करना है। आप या तो इसको जीएस वाइज कंप्लीट कर सकते हो कि पहले आपने जीएस 1 को लिया, जीएस 1 में आपने देखा कि हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री आपकी थोड़ी हम कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, थोड़ा कल्चर पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने पहले उसको टारगेट किया। फिर आप जीएस 2 पे आ सकते हो कि आपने देखा यार यहाँ पे पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईआर थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी होता है और आजकल तो फिल्म्स में भी हेल्पफुल है, तो पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जीएस 3 में आप आए, आपने देखा इन्वायरमेंट हो गया और ये आपका इकोनॉमी हो गया, इनको कवर करो और उसके बाद जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं जीएस 1, 2, 3 के उन्हें कंप्लीट करो। ऐसे भी कर सकते हो, यही सबसे बढ़िया अप्रोच है मेरे हिसाब से। तो दूसरा है मॉक्स और आंसर राइटिंग का। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे पहले आंसर राइटिंग को कवर करता हूँ। देखो आंसर राइटिंग के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके जो बैक क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं, थोड़े आसान है, पढ़ा भी है, आंसर कर सकते हो। ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठाओगे इंटरनेट से, उसके मॉडल आंसर्स भी नहीं है, तो कैसे आपको पता चलेगा आपने क्या लिखा है, उसको इवेल्युएट कैसे करोगे। आपके इवेल्युएशन के 2 सबसे अच्छे तरीके होते हैं, एक तो मॉडल आंसर्स, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका ऑलरेडी आंसर वहाँ पे गिवन है, मैच कर सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या गिवन है। या फिर आपका कोई एग्जामिनर है जो आंसर्स को चेक करेगा। बस 2 ही अच्छे तरीके होते हैं, तभी बहुत से टेस्ट सीरीज लेते हैं। बट अगेन टेस्ट सीरीज नॉट सो कंपलसरी। अगर अच्छा खासा कोई है जान पहचान में जो चेक कर सकता है तो उससे करवाइए। आपस में दोस्त लोग हो तो एक दूसरे के चेक करो, अपने अपने व्यू पॉइंट्स मिलेंगे आपको, एंड वन मॉडल आंसर्स को मतलब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, ठीक है। तरीका क्या है, ऐसे मत करना कि पहले दिन से ही बिल्कुल फुल लेंथ लगा रहे हो। ऐसा भी मत करना कि पहले आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हो, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री के तगड़े क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। अभी इन द बिगिनिंग 1-2 महीने में डेली 1-1 या 2-2 क्वेश्चन करो, वीकली बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन करो। 2-3 महीने जब हो जाएंगे, उसके बाद जब आपकी थोड़ी लिखने की आदत हो जाएगी तो फुल लेंथ दो, हफ्ते में, 15-15 दिन में सफिशिएंट होता है इतना। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप डेली बेस पे आप 2-2 घंटे आंसर राइटिंग कर रहे हो, और अभी से प्रिलिम्स भी तो निकालना है ना पहले, तभी जाके तो आंसर राइटिंग होगी बाद में, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट, जिसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स की मैं बात करता हूँ, इसमें भी 2-3 तरीके हैं। या तो आप वीकली बेस पे एक फुल लेंथ मॉक लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ। पहले आपने कोई एनसीईआरटी पढ़ी है या कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, पॉलिटी कंप्लीट किया तो पॉलिटी का मॉक लगाओ, हिस्ट्री कंप्लीट किया तो हिस्ट्री का लगाओ। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, वहां नंबर नहीं आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड उसके बाद मॉक देना छोड़ देंगे। ऐसे मत करो, सोच समझ की चीज़ों को करो, ठीक है। और जल्दबाजी में कुछ भी मॉक टेस्ट सीरीज ये सब खरीदो मत भाई। पहले बेस तो क्लियर कर दो, नॉलेज तो गेन कर लो, उसके बाद टेस्ट देते रहना ना। एक बार नॉलेज आपका गेन हो जाएगा जैन फेब तक, तो उसके बाद दबा के टेस्ट दो। अभी नॉलेज है नहीं, मॉक्स खरीद रहे हैं, मॉक्स दे नहीं रहे हैं, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, उल्टा डिमोटिवेट भी फील कर रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट इन दैट, है ना। तो मॉक्स है, हफ्ते में एक बार लगाओ या फिर डेली बेस 10-15 लगाओ, बात एक ही है। इट्स ऑल अप टू यू, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, ठीक है। चलिए, फरवरी तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स एंड ये जो सेकेंडरी वाले सब्जेक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। आंसर राइटिंग वीकली और मॉक्स वीकली बेसिस पे लगना चाहिए। मैंडेटरी है तो है, नहीं करोगे तो आगे दिक्कत आएगी। थोड़ा मेंटरशिप का आ गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मेंटरशिप के बारे में मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ। हुआ क्या, वैसे मैं बता दूं मेंटरशिप मैंने स्टार्ट क्यों करी थी। अभी क्या था कि जब हमारा बैच 2023 का बैच है वो फुल हो गया है, उसमें आप कोई एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आए कि बैच में डालो डालो डालो। लेकिन देखो एक लिमिट होती है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स से इंटरेक्शन करना पड़ता है। अब इंसान की भी एक लिमिट होती है। मेरे पास इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, मैं ही बात करता हूँ, मैं ही क्लासेस लेता हूँ, तो उतने ही लेता हूँ जितने मैं संभाल पाऊँ, है ना। ज़्यादा लेके कोई फायदा नहीं अगर मैं किसी फोकस ना कर पाऊँ। तो इसीलिए फिर मेंटरशिप का मैंने सोचा है, जिसमें कि 6 मंथ्स का मैंने प्लान सोचा है। अभी इस पे और वर्क चल रहा है और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं,
कैसे इसको लेके चलना है, क्योंकि अपना बैच है वो भी प्रायोरिटी में है, इनफैक्ट वही प्रायोरिटी है मेरी अभी तो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स आएंगे तो उनको भी अच्छे से गाइड करना है। संडे को जूम सेशंस का सोचा है, यानी कि जिसमें हमारा इंटरेक्शन होगा, फुल गाइडेंस होगा बेसिक से एडवांस की, क्या तैयारी करनी है, कैसे करना है और कब क्या करना है। आंसर राइटिंग हो गया, PYQ एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस कैसे समझना है, आंसर राइटिंग करने का सही तरीका, सही टाइम कैसे करें, कहाँ से करें, बुक लिस्ट और GS 1 2 3 की अप्रोच, वो सारा जो भी होता है करंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा होता है जैसे कि वीकली टारगेट। मैं इसमें ये भी सोच रहा हूँ कि वीकली टारगेट दूं, जो कि अगले सेशन को जब हम मिले तो मैं क्वेश्चन आंसर करूँ, ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अटेंडेंस वाला सिस्टम इसमें भी रखूंगा और ट्रैकिंग वाला सिस्टम, व्हाट्सएप सपोर्ट भी इसमें सोच रहे हैं रखने का, जहाँ पे आपको अगर मान लीजिए संडे को सेशन होगा लेकिन बीच में हफ्ते में अगर कभी डाउट आ गया तो कैसे उसको सॉल्व करोगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी तो ये सोचा है मैंने, डिटेल इन्फॉर्मेशन 20 अगस्त को मैं वीडियो डालूंगा इसी चैनल पे अबाउट मेंटरशिप। पूरा जो भी प्लान है, जो भी है, सब कुछ उसी में पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद ठीक है, एडमिशन मतलब ठीक है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट संडे आ रहा है 4 सितंबर को, यानी कि वहाँ से फिर मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स इट। बाकी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी वेबसाइट बता देता हूँ, www.shashank SHANK ये के है, ठीक है ना, आर नहीं है। थोड़ा सा आदत थी मेरी वैसी है लिखने की। इस पे न्यूज़पेपर नोट्स भी हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे उस पर भी नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं कि कब से स्टार्ट होगा, तो वेबसाइट में आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी इजी, वरना इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैं सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए जानना। अब मूव ऑन करते हैं, हम थे अपनी स्ट्रैटेजी पे। 1 2 3 फेजेस मैंने बता दिए थे। नाउ नेक्स्ट इज फेज 4। देखो फेज 4 बेसिकली मैं इसे ट्रांजिशन फेज कहता हूँ। ट्रांजिशन फेज मतलब कि ये फेज ऐसा है जहाँ पे कि प्रीलिम्स मेंस की तैयारी से अब आपको मेंस का हाथ छोड़ के प्रीलिम्स का हाथ पकड़ना पड़ेगा। मतलब कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो आंसर राइटिंग आप कर रहे थे, हो गया भाई, पिछले 7 महीने आंसर राइटिंग कर ली दबा के, अब जरा ठंड रख लो, ठीक है। यहाँ पे आंसर राइटिंग छोड़ दो इन 15 दिन के लिए, मतलब ये फेज 4 की बात कर रहा हूँ, जो कि 1 to 15 ये मार्च है। आंसर राइटिंग छोड़ दो, मॉक छोड़ दो 15 दिन के लिए। इन 15 दिन में आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन ऑफ GS एंड ऑप्शनल, क्योंकि इसके बाद आप सीधे 2 या 3 महीने बाद ही अपने सब्जेक्टिव टाइप्स की चीजें और अपना ऑप्शनल को 3 महीने बाद देखोगे। तो ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स के बाद सब भूल गए, ठीक है। तो उससे पहले ये अच्छे से रिवाइज कर लेना GS का और ऑप्शनल का। दूसरा 2 चीजें आती हैं जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका सिलेबस 110% कंप्लीट हो जाता है, मतलब Jan-Feb में। अब कुछ ना कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं। 2 चीज़ें आपके पास, या तो उनको अब इन 15 दिन में कंप्लीट करो, या फिर उनका मटेरियल अच्छे से आप फाइनलाइज कर दो कि भाई ये मेरे नोट्स हैं, प्रॉपर रेडी हैं, सारा इसमें सिलेबस कवर है, और बाद में प्रीलिम्स के बाद झट से मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा, या तो वैसा करो, आपकी चॉइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने मॉक्स जो आपने अगले 2 महीने लगाने हैं। स्टडी मटेरियल जो भी आपने अभी तक पढ़ा है फॉर प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने PYQ एनालिसिस किया है, आपने एक लिस्ट बनाई होगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका ज़्यादा वेटेज रहता है UPSC के एग्जाम में, उनको कर दो रेडी, क्योंकि इसके बाद है असली चीज़, एंड दैट इज योर अल्टीमेट फेज। अब यही फेज डिफाइन करेगा कि आप प्रीलिम्स निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन में, मतलब लिस्ट में नाम आने के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको मेंस भी लिखना पड़ेगा, और मेंस लिखने के लिए आपको प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स नाउ इट्स डू और डाई। मैंने 16 मार्च इसलिए कराया क्योंकि प्रीलिम्स है 28 मई को, एक हफ्ता पहले हो गया प्रीलिम्स। आपके पास वैसी टाइम कम है, तो वैसे तो कई बार 2 महीने देते हैं कुछ से एस्पिरेंट्स, कुछ 3 महीने देते हैं और कुछ 4 महीने भी देते हैं, बट मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने मोर देन सफिशिएंट है अगर आपने थ्रू आउट द ईयर अच्छे से पढ़ाई करी है तो, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन 3 to 5 टाइम्स। अब जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस तो ठीक है करंट में ही आ जाएगा, और करंट अफेयर्स, ये आपको 3 से 5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, बल्क में रिवाइज करना पड़ेगा, दबा के रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिवाइज नहीं करोगे, प्रीलिम्स इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट रिकॉलिंग, इट्स ऑल अबाउट रिटेंशन, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन, ठीक है।
चीज़ें वहाँ याद नहीं आएंगी, इतना भी आपने पढ़ रखा है, कोई फायदा नहीं है। तो यू हैव टू रिवाइज, तब तक रिवाइज करना है जब तक कि चीज़ें आपके टिप्स में ना हो, ठीक है। दूसरी बात आती है 10 फुल लेंथ मॉक्स अब आपको देने हैं और फुल सिलेबस के, ठीक है। फुल सिलेबस मतलब जिसमें करंट अफेयर भी है और सारे आपके सब्जेक्ट्स भी हैं। 10 फुल लेंथ सफिशिएंट है, हफ्ते में एक बार दो बहुत है। थ्रू आउट द ईयर भी तो दिया आपने, और मेरा एस्टिमेशन ये है कि ज़्यादा नहीं, 35 से 50 मॉक्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं। बहुत से बोलते हैं कि 100, 100, 150 लगाओ, नहीं है उतनी ज़रूरत। 35-50 भी अगर अच्छे से करें आपने, एनालिसिस इनका अच्छे से किया, मोर देन सफिशिएंट है। सच बता रहा हूँ, एक मॉक को भी अच्छे से लगा दो, 6-7 घंटे लगेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है। फिर 50 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया है, ठीक है। फुल लेंथ आपको मॉक लगाने हैं। उसके बाद है फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपने PYQ पिछले 10 साल का अच्छे से एनालाइज किया होगा, ये एनालाइज आपको फेज 3 में करना है, जब आप अपना GS की तैयारी करेंगे। क्योंकि जब GS के बुक्स पढ़ोगे, टॉपिक्स पढ़ोगे, मटेरियल पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि है क्या बेसिकली इस सब्जेक्ट में, है क्या और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये PYQ में आ रखा था, मतलब पिछले साल में ये ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे, एंड आप देखोगे बार बार ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट। उसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में लिख दो एंड उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। स्टिक टू योर नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। देखो एंड में सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं एस्पिरेंट्स, मैं भी होता था कि यार पता नहीं मेरे नोट से आएगा कि नहीं आएगा, मार्केट में ये अच्छी बुक आ गई है, इसे पढ़ लेते हैं, अरे इनका क्रैश कोर्स आ गया है, इनकी मैराथन सीरीज आ रही है, वो देख लेते हैं। ये कुछ नहीं करना है ये सब, क्योंकि क्लियर कट सी बात है, जो चीज़ आपने 3-4 बार पढ़ी है उसको पढ़ के जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। लेकिन कोई एक चीज़ आपने एक बार देखी, ये सोच के कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी अगर, वैसे तो चांसेस कम ही है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, लक्ष्मीकांत एक किताब है, ठीक है, जिसको पढ़ने में अमूमन लग जाएंगे 10-15 दिन, अच्छे से पढ़ोगे तो, अच्छे से बोल रहा हूँ। अब मान लो इतनी मेहनत इस किताब में करी है, बीच बीच से इतना फैक्चुअल डेटा है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मान लो कोई इसी की एक सीरीज़ बना दे 10 घंटे की, अब आप मुझे बता दो क्या 10 घंटे में आपके लक्ष्मीकांत कवर कर दोगे क्या? इन 10 घंटे में कम से कम 75% चीज़ें छोड़ी होंगी, और इन्हीं 75% में से क्वेश्चन आ गया तो समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ऐसी गलती मत करो। जो आपने पढ़ा है, स्टिक टू योर सोर्सेज, बिलीव इन योर सेल्फ। मॉक्स आपने लगाए हैं, आपको पता है आपकी परफॉर्मेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ऑल आई विल से, ठीक है। ये जो लेक्चर्स होते हैं इनसे उनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए ठीक रहता है कि भाई थोड़ा नॉलेज गेन कर लिया है लक्ष्मीकांत का, चलो सीरीज वीरीज देख लिया है, थोड़ा सा हाँ भाई लक्ष्मीकांत पढ़ा है, बट उससे जब एग्जाम ही नहीं निकलेगा, उससे आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, वो डेप्थ ही नहीं आएगी नॉलेज की, क्या फायदा। यूपीएससी डीप में पूछ रहा है, यूपीएससी ऊपर से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब पढ़ी हुई चीज़ें भी घुमा फिरा के वो पूछ लेगा आपसे। तो ये चीज़ है, डू प्रॉपर एनालिसिस एंड फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स, ठीक है। जब भी आप उसके बाद किसी एक फुल लेंथ का एनालाइज करोगे, देखना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, ये मैंने पढ़ा था तो गलत क्यों हुआ, ये स्टेटमेंट मैं समझ क्यों नहीं पाया, मैंने क्या गलती कर दी, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, कितने एलिमिनेशन मेथड लगाए जो गलत हो रहे हैं, जो गेस वर्क कर रहा हूँ कि वो सही है कि गलत है, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गेस वर्क कैसा है, एलिमिनेशन मेथड आप सही से लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो। हिस्ट्री में जब आप टारगेट कर रहे हो क्वेश्चंस को तो वो ज़्यादा सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, पॉलिटी में ज़्यादा सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद। द लास्ट इज अवॉइड चांस ऑफ स्ट्रेटेजी, सॉरी चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी। चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी और स्टडी मटेरियल लास्ट मोमेंट, मतलब वही है कि एंड में जो चीज़ आपने सोची थी मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, स्टिक टू इट, ठीक है। एंड में सब पैनिक होते हैं, बट जो पैनिक नहीं होता है वही फिर फिल्म्स निकालता है, ठीक है, वरना तो यही है, ठीक है। सो दैट्स इट, स्टिक टू योर रिसोर्सेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। यही मेन फीचर्स होते हैं, रिविजन, प्रैक्टिस एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपने नोट्स बना रखे उनका रिविजन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा इनको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। करंट अफेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस नहीं किया था। देखो करंट अफेयर्स के लिए हमेशा से एक ही चीज़ है, न्यूज़पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना कि न्यूज़पेपर के नोट्स आते हैं तो भाई नोट्स अलग होता है, न्यूज़पेपर अलग होता है। मतलब कि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स लिखे रहते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो एक इशू पे लिखे रहते हैं, उसके वो इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में वो पूरा उसको प्रॉपर डिकोड करके एक्सप्लेन करते हैं। अब नोट्स तो 4-5 लाइन के होते हैं ना, उससे वो आप की जो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप नहीं होगी ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, और ये इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट। एक मंथली मैगजीन कोई भी पढ़ लो, जो भी आपकी चॉइस है, मार्केट में फेमस है 2-4, तो किसी की भी एक पढ़ लो, जस्ट स्टिक टू वन। योजना पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो।
और समरी भी पढ़ सकते हो या फिर योजना किताब पूरी पढ़नी है। गवर्नमेंट रिलीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी, गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्शन, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो प्लीज वॉच इट केयरफुली, सॉरी अच्छे से इसको पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी रेड, जैसे सेकंड ईआरसी रिपोर्ट हो गई, नीति आयोग का न्यू इंडिया एट 75, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, SECC, फॉरेस्ट रिपोर्ट, नीति आयोग 3, ये सारी जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, इनसे भी मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है, मेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है, और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं। एंड द लास्ट इज रिवीजन, नॉट लास्ट बट रिवीजन हैज़ टू बी डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा खेल है रिटेंशन का, सारा खेल है उस मेमोरी पावर का। आपने 10 किताबें पढ़ी और 10 किताब में से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने पढ़ा है लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं भाई। ऐसे बढ़िया तो 2 किताबें पढ़ो और उसे अच्छे से रिकॉल करो, सिंपल सी बात है। जो चीज़ आप 3 से 4 बार रिवाइज नहीं कर सकते उसे मत पढ़ो, जो चीज़ आप रिकॉल नहीं कर सकते, आपको लगता है कि इन फ्यूचर में नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरफ झांकना भी मत। क्लियर कट में बोल रहा हूं। उसके बाद आता है सीसेट के बारे में भी मैंने जिक्र नहीं किया था। देखो सीसेट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देखो बहुत से जो बीटेक बैकग्राउंड से हैं, जो मैथ्स साइंस बैकग्राउंड से हैं, सीसेट में उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, एक आध पेपर सॉल्व करके सीसेट क्लियर हो जाता है। इसलिए वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत से यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, लेकिन सीसेट की बुक्स भी आती हैं, आप वो भी रिकमेंड कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। और दूसरा है कि सबसे बेस्ट होता है, मेरा हमेशा से एक ट्रिक है, मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को टेस्ट करो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। कोई भी एक सीसेट का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। मान लीजिए 2022 का पेपर उठाओ सीसेट का, उसे पूरा सॉल्व करो बिना मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं, अभी आपने जो पेपर देखा नहीं उसको सॉल्व करो, फिर देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में कितने लगाए, कितने सही हैं, वैसी मैथ्स एंड वैसी रीजनिंग में। उसके बाद पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करो 17 से 21 तक। उसके बाद फिर से उनको जो हमारी PYQ बुक आती है उसमें सॉल्यूशंस रहते हैं, उसके बाद फिर से 2022 का पेपर लगाओ। अब देखो आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि 20-25 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ है, तब मैं कहता हूं आपको सीसेट की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, यू विल क्वालिफाई सीसेट। अगर आपका इंप्रूवमेंट मात्र 4-5 नंबर हो रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब आपको कोई स्टैंडर्ड बुक सीसेट की रेफर करनी पड़ेगी। हो सकता है ऑनलाइन जो कुछ यूट्यूब में लेक्चर्स हैं अवेलेबल, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। दैट इज इट, ठीक है। दूसरा होता है देखो अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, ये तो मैंने आपको मैक्रो प्लान बनाया, आपको अपनी वीकली टारगेट सेट करने पड़ेंगे। इस हफ्ते आपने जो पढ़ना है, इस हफ्ते जो भी आपने गोल अचीव करना है, उसको एक पेपर में लिख दो, बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को बार बार दिखाते रहो उठने के बाद कि ये मेरे हफ्ते के टारगेट है एंड आई हैव टू कंप्लीट देम नो मैटर व्हाट, क्योंकि हर एक हफ्ते का ऐसे अगर आप टारगेट कंप्लीट करोगे तभी तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आप अपने गोल के पास पहुंच पाओगे, ठीक है। तो वीकली टारगेट सेट करो और उनको अपनी एक डायरी में लिखो, ताकि अगली बार रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी कि भाई पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था। बहुतों को यही नहीं पता होता मैंने 2 हफ्ते पहले क्या पढ़ा था। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने 1 महीने पहले क्या पढ़ा था और 2 महीने बाद आप क्या पढ़ने वाले हो, तो किस तरह के एस्पिरेंट हो आप अपने आप से पूछिए, ठीक है। दूसरा आता है डेवलप द हैबिट ऑफ नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम निगलेक्ट कर देते हैं कि इसके नोट्स ले लेता हूँ, उसके नोट्स ले लेता हूँ। अपने नोट्स अपने होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने नोट्स बनाते हैं अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। जो चीज़ हमें याद नहीं होती हम उसे नोट डाउन कर देते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती हम उसे नोट डाउन करते हैं, जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है हम उसे नोट डाउन करते हैं, जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है हम वो नोट डाउन करते हैं। आपके नोट्स की कोई दूसरा एस्पिरेंट पढ़ेगा, हो सकता है वो सारी चीज़ उसको पता हो, तो वो नोट्स उसके लिए यूजलेस हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो डेवलप द हैबिट ऑफ नोट मेकिंग। जो मैंने 4 पॉइंट बताए उनको नोट्स में ऐड कर सकते हो। Start doing meditation for 5 to 15 minutes for better focus and concentration. Meditation is very important. अभी शायद आप इस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे, लेकिन जब आप मतलब अप्रैल मई वाले फेज में आएंगे तब आपको वो जो प्रेशर है वो फील होगा। अभी से मेडिटेशन करोगे तो वो प्रेशर फील नहीं होगा या फिर मिनिमाइज हो जाएगा। अभी कूल है, चिल है, अभी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, दवा के टाइम है, टारगेट्स कम है। जब आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंचोगे, पढ़ने को सिर्फ 6 घंटे हैं, बट वहाँ पे ऑप्शनल भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, मॉक्स भी लगानी, रिविजन भी करना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। तो अभी से कर लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। लिमिट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम जरा हिसाब से चलाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, दुनिया भर के नोट्स ज्वाइन कर रखे हैं, सॉरी टेलीग्राम में ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी भी एस्पिरेंट हैं, बाकी भी बिगनर्स ही हैं, आप भी बिगनर्स हो। किसी ने पॉलिटी अच्छी पढ़ ली तो आपको अपना ज्ञान देगा, फिर आप सोचोगे क्या बात है यार, मज़ा आ गया, फिर आप उसको फॉलो करोगे, पता चल रहा उसका ज्ञान तो खोखला था, समझ रहे हो।
तो ये सारी चीज़ें होती है। डोंट निग्लेक्ट योर हॉबीज़, जो आपकी हॉबीज़ है, पैशन है, जो करना पसंद है उसे करो। जर्नी अपने हिसाब से, मतलब ये प्रेपरेशन अपनी जगह है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अपनी जगह है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैं दिन रात पढ़ूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उठूंगा, पढ़ूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता है। यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन चेक योर सोशल एस्पेक्ट ऑल्सो। माइंड हैप्पी है, बॉडी फिट है, तभी जाके फोकस कर पाओगे, वरना वही ज़बरदस्ती बैठोगे फिर पढ़ने की, यार IAS बनना है तो कर ही लेता हूँ, पढ़ ही लेते हैं एक साल, ऐसे नहीं होता है। बहुत लंबी जर्नी है, कब तक खींचोगे, कब तक ज़बरदस्ती पढ़ोगे? 1-2 महीने, 2-3 महीने, उसके बाद माइंड बोलेगा अब नहीं होता मेरे से। तो डू थिंग्स दैट यू लव, थोड़ा टाइम दो, 1-2 घंटा, और बाकी थ्रू आउट द डे यू जस्ट डू योर अब नॉर्मल पढ़ाई वाले रूटीन। UPSC एक एग्जाम है तो एग्जाम की तरह लो उसको, ठीक है। और भी चीज़ मैं इस लाइन में बोल सकता हूँ, बट ठीक है, कई एस्पिरेंट उसको गलत ले लेते हैं, बट इतना बोलूँगा कि एक एग्जाम है, डू योर बेस्ट, जितना होता है अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो, एंड देन जस्ट लीव इट। जो रिजल्ट होगा एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है, उसके बाद आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। इन दी एंड यही बोलूँगा यार कि UPSC इज़ अ लॉन्ग जर्नी, यू जस्ट नीड टू एंजॉय द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड, डोंट ओवरथिंक, ठीक है। बैड टाइम्स विल कम बट दे विल पास, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ माइंड सेट, मेक एवरी डे काउंट फॉर योर गोल, ठीक है, योर है। तो बस यही है। तो आई होप आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और थी जो मेरे को बोलना था, लेकिन वीडियो इतना लेंदी हो जाता है, तो एस्पिरेंट्स में इतना टाइम है नहीं कि वीडियो देखे, वरना बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को शेयर करनी है, बोलनी है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा जल्दी भी इसलिए बोला हूँ क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। तो बट यही है, ठीक है, तैयारी करिए अपना बढ़िया से, एंड बाकी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप में से जो मेंटरशिप में आएगा, एंड आई विल डू माय बेस्ट कि आप लोग को अच्छी सी गाइडेंस दूँ, एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन पीसफुली एंड सिस्टमेटिक वे में कर पाएँ, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसे लगा और आपका अगला अटेम्प्ट कौन सा है, ठीक है। देन सी यू।